हाय फ्रेंड्स, सरस्वत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस कर रहे थे। अब लास्ट लेक्चर में हमने कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। लास्ट टाइम पे हमने एक इफेक्ट लिया था, अब एक और इफेक्ट ले लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल का प्रभाव किस कंडीशन में है वो हम यहां पर ले रहे हैं। सो अगर मैं लास्ट पॉइंट को ए मानूं तो इसको मैं बी मान लेता हूं। दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल का प्रभाव। अब एक इफेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, यहां पर भी हम कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ही ले रहे हैं, बट किस कंडीशन में वो हम यहां पर लेते हैं। तो यहां पर ये जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, इसको पॉइंट बी मार्क कर देता हूं। व्हेन द बॉडी falls freely from rest under gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या मतलब हुआ, जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक विरामावस्था से गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरती है। अब ये हमारी कोई बॉडी है, इसको जैसे आप छोड़ोगे ये क्या होगा, ये फ्रीली नीचे मूव करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के प्रभाव में। तो इस टॉपिक को मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। हिंदी में क्या हो जाएगा, जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक विरामावस्था में गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरती है। सो इस कंडीशन में हमारा कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा वो हम यहां पर ले रहे हैं। सो अब बॉडी आपकी फ्रीली मूव कर रही है, फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है। तो टाइम टी के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम ले लेते हैं। तो द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, बॉडी लिखो पार्टिकल लिखो दोनों सेम है, बाय द बॉडी एट टाइम टी। क्या मतलब हो गया, टी समय में वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया वेग। अब टी टाइम में बॉडी कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी उसकी हम बात करें तो v इज इक्वल टू, v क्या होता है, डी आर बाई डी टी। यहां पर हम रोटेशनल फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो v इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस v के कैप डैश।
अब आपकी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, ऋणात्मक जेड दिशा में है, और जेड डायरेक्शन में आपका जो यूनिट वेक्टर है फ्रेम एस डैश में, तो फ्रेम एस डैश ये रोटेशनल फ्रेम में आपका जो एकांक सदिश है वो क्या के कैप डैश, तो v क्या आ जाएगा माइनस वी के कैप डैश। सो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी का कोणीय वेग अब एंगुलर वेलोसिटी हम किसको बोल रहे थे, ओमेगा को, तो ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, और लास्ट टाइम पे मैंने ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा था, और लैम्डा क्या था, लैम्डा हमारा लैटिट्यूड था या अक्षांश था, तो अगर लैम्डा की टर्म्स में हम ओमेगा लिखें तो ओमेगा क्या हो जाता है, सो ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा की टर्म्स में ले रहे हो तो ओमेगा कॉस लैम्डा जेड एस कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के एस कैप। नाउ कॉरियोलिस फोर्स आपको निकालना है या पृथ्वी का कॉरियोलिस बल निकालना है, और कॉरियोलिस फोर्स क्या था, कॉरियोलिस फोर्स हमारा था वो था एफ सी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी, ये हमारा कॉरियोलिस फोर्स था। अब आपके पास में ओमेगा भी है और वी भी है, तो ओमेगा क्रॉस वी निकालेंगे और उसको माइनस टू एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉरियोलिस बल मिल जाएगा, कॉरियोलिस फोर्स मिल जाएगा। सो कॉरियोलिस फोर्स ऑन पार्टिकल Coriolis force on particle कण पर कॉरियोलिस बल। अब कण पर कॉरियोलिस बल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बता दिया, एफ सी इक्वल टू माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी, सो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी, और ये हो गया हमारा माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी आपको सॉल्व करना है, ओमेगा हमारे पास में ये है और वी हमारे पास में ये है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा मैं, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या आएगा, आई जे के, ये डैश है सारे, है ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आई डैश कैप जे डैश कैप के डैश कैप, पहले ओमेगा लोगे तो ओमेगा में आई डैश कैप का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, गुणक नहीं है, जे डैश कैप का क्या है ओमेगा कॉस लेमडा, के डैश कैप का ओमेगा साइन लेमडा, तो ओमेगा साइन लेमडा। अब v की बात करें तो v में केवल के डैश कैप का कोफिशिएंट है, बाकी नहीं है, तो i में जीरो आ गया, j में जीरो आ गया, और k में क्या आ जाएगा माइनस v, तो आपको ये डिटरमिनेंट ओपन करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ओमेगा यहां पर कॉमन आ जाएगा, तो i के साथ में क्या गुणक आएगा, ये आप छोड़ोगे इसको छोड़ोगे तो केवल i वाला आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस सी, जे का लोगे तो जे वाले को आप छोड़ोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो को ओमेगा साइन लेमडा से और जीरो को माइनस वी से, तो ये जे वाला भी नहीं आएगा। अगर के वाली बात करूं तो के वाला छूट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो जीरो को जीरो से और ओमेगा साइन लेमडा को जीरो से, ये भी जीरो, तो केवल आपको आइडियल कैप का कोफिशिएंट मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस टू एम, आइडियल कैप का ले रहे हो तो ये जीरो, सॉरी ये हो जाएगा माइनस ओमेगा वी कॉस लेमडा
ये ओमेगा साइन लेमडा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, और साथ में यहां पर क्या आइडिया स्केयर, तो एफ सी क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस एम ओमेगा वी कॉस लेमडा आइडिया स्केयर। तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, तो एफ सी हमारे पास में आ गया, एफ सी इज इक्वल टू ट्वाइस एम ओमेगा वी कॉस लेमडा आइडिया स्केयर। तो हमको क्या मिल गया, कॉरियोलिस फोर्स मिल गया, कॉरियोलिस बल मिल गया। अब कॉरियोलिस फोर्स हमने बताया था सब कुछ लेमडा पर डिपेंड कर रहा है। अब आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में ले रहे हो या साउथर्न हेमिस्फीयर में ले रहे हो, या उत्तरी गोलार्ध में ले रहे हो या दक्षिणी गोलार्ध में ले रहे हो, उसके हिसाब से ओमेगा सॉरी लेमडा आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर Coriolis force on the body directed towards positive direction, positive direction of x dash, x dash के धनात्मक दिशा में कण पर कॉरियोलिस बल की दिशा होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स डैश इसका मतलब क्या है, और टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट मतलब उत्तर दिशा में, एंड हेंस द पार्टिकल which is falling freely under gravity slightly drifted, किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, स्लाइटली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। तो हिंदी में लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, कण पर कॉरियोलिस बल की दिशा एक्स धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक एक्स डैश की दिशा में या पूर्व की ओर होती है, इसलिए कण जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, स्लाइटली ड्रिफ्ट होगा, कुछ विक्षेपित होगा, किधर, पूर्व की दिशा में, टुवर्ड्स ईस्ट। तो निम्न लिख देते हैं, इसलिए कण पर कॉरियोलिस बल धनात्मक एक्स डैश या पूर्व दिशा में होता है, टुवर्ड्स ईस्ट होता है, अतः स्वतंत्रता पूर्वक या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ कण कुछ पूर्व दिशा में विक्षेपित होता है,
आपका पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है अंडर ग्रेविटी, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा। किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम से, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए अगर है तो F क्या हो गया? F हमारा होता है, सॉरी F इक्वल टू एम ए है, सो A का मतलब d2x अपॉन dt2, तो m d2x डैश अपॉन dt2, और F हमने निकाला है, F कॉरियोलिस फोर्स है। कॉरियोलिस फोर्स का मान क्या था? वो हमारा आया था ट्वाइस m ओमेगा v cos lambda i डैश, तो इसको मैं F की जगह लिख देता हूं, सो ट्वाइस m ओमेगा v cos lambda। अब i डैश केवल डायरेक्शन बता रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी हमको x डैश के ऊपर भी वेक्टर लगाना पड़ता। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? जब इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। So m d2x dash by dt2 इक्वल टू ट्वाइस m ओमेगा v cos lambda। ओमेगा m से m कैंसिल हो जाएगा, जो हम बाद में देखेंगे। तो आगे मूव करते हैं। Since particle dropping down vertically, पार्टिकल ड्रॉपिंग डाउन वर्टिकली मतलब कण आपका ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, तो चूंकि कण ऊर्ध्वाधर तह नीचे की ओर गिर रहा है, तो v क्या हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू gt। इसको मैं इक्वेशन 2 कर देता हूं। नीचे की तरफ गिर रहा है और नीचे की तरफ आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण लगता है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, जो कि g होता है, तो v इक्वल टू g इंटू टी आ जाएगा। सो अब इसको हम काम में ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 हमारी है m d2x plus by dt2 इक्वल टू 2m ओमेगा v cos lambda। ठीक है, अब यहां पर आप v की जगह gt रखो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से यहां पर v की जगह मैं gt रखूंगा, तो ये क्या हो गया? सो इक्वेशन 1 मेरी हो गई m d2x डैश बाई dt2, ये अपनी जगह पर था, ट्वाइस m ओमेगा v की जगह आ जाएगा gt cos lambda। तो इक्वेशन 1 में हमने v इक्वल टू gt रख दिया है। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, m भले कैंसिल कर दो, पहले m कैंसिल कर सकते हैं, चलो m कैंसिल कर देता हूं मैं, m को कैंसिल किया। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं। सो बाय इंटीग्रेटिंग क्या किया है? समाकलन करने पर, तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सो d2x प्लस बाई dt2 क्या हो जाएगा? dx प्लस बाई dt, ये आ गया, इज इक्वल टू, यहां पर भी आप t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ट्वाइस m, सॉरी m तो कैंसिल हो गया है,
ट्वाइस ओमेगा जी, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 कॉस लेमडा, और यहां पर क्योंकि आपके पास में लिमिट नहीं है, समाकलन की सीमा नहीं है, तो कांस्टेंट में लगा देता हूं सी। ये सी क्या है? सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन नियतांक है। अब यहां पर आप इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल किया तो मेरे को डी एक्स टेस्ट बाई डी टी की वैल्यू मिल गई। डी एक्स टेस्ट बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस लेमडा प्लस सी। अब बात आती है सी की, सी का मान हमको निकालना है, यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। तो जब टाइम टी आपका 0 है, मतलब बॉडी आप छोड़ने वाले हो, टी इक्वल टू 0 है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी, ये कण का वेग जो कि हमारा डी एक्स बाई डी टी है, वो क्या होगा? वो 0 होगा। जैसे जैसे आपका टाइम पास होगा, टी 0 है तो वी आपका 0 है, जैसे जैसे समय गुजरेगा वी का मान बढ़ता जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में या इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? टी इक्वल टू 0, और टी इक्वल टू 0 है तो डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या है? 0 है। अब ये वैल्यूज मैं यहां पर रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू, ये टी को आपने 0 किया तो 0 प्लस सी मीन सी इक्वल टू 0 आ गया। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। तो इस सी इक्वल टू 0 को आप यहां पर रख दो, तो ये क्या आ गया? डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस लेमडा। तो किसी भी टाइम आप वेग का मान या वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नाउ मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? फर्दर इंटीग्रेट करूंगा, वापस इसका मैं समाकलन करूंगा। सो इक्वेशन हमारे पास में क्या आई थी? वो आया था डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस लेमडा। तो ये किसी भी समय टी पर कण का वेग का मान है। दिस रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी, एंड दिस बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ये वस्तु हमारी स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिर रही है। अब इसको वापस में इंटीग्रेट करता हूं, तो बाय इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी एक्स डैश बाई डी टी का क्या हो गया? एक्स डैश ओमेगा जी, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3 कॉस लेमडा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब आपने लगा दिया सी डैश, यहां पर कांस्टेंट हमारा सी डैश हो गया। अब जब टाइम आपका टी इक्वल टू 0 है, मतलब इनिशियल टाइम, बॉडी आपकी यहां पर है, टी इक्वल टू 0, जैसे आप छोड़ोगे समय पास होना चालू करेगा। तो जब टी हमारा 0 है, इसका मतलब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया है, एक्स डैश की वैल्यू या विस्थापन का मान 0 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एट टी इक्वल टू 0 एक्स डैश इक्वल टू 0। तो यहां पर रख देते हैं, तो एक्स डैश आपने 0 कर दिया, टी आपका 0 है, तो सी डैश का मान क्या आ गया? 0। और ये जो सी डैश का मान 0 है, मैं यहां पर रख देता हूं, तो एक्स डैश क्या आ गया? तो एक्स डैश मेरा हो गया, तो एक्स डैश इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब कॉस लेमडा। हमको एक्स डैश का मान मिल गया है। किसी टाइम टी पर बॉडी कितना डिस्प्लेस होगी, कण कितना विस्थापित होगा, उसका मान हमको यहां पर मिल गया है। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये 3 कर दिया। नाउ if body falls from a height h with initial velocity u,
क्या मतलब हुआ? यदि प्रारंभिक वेग u से वस्तु h ऊंचाई से गिरती है तो h हाइट पे बॉडी गिर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, प्रारंभिक वेग u से। अब यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? फॉर्मूला है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर बॉडी आप h ऊंचाई से फेंक रहे हो तो हमारा फॉर्मूला ये है, सॉरी ठीक है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है। अब इनिशियली ये आ गया, पर हम क्या बोल रहे हैं? हमारी जो बॉडी है उसका प्रारंभिक वेग 0 है, तो मैं इसको u इक्वल टू 0 कर देता हूं विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है और बॉडी को आप h हाइट से फेंक रहे हो, तो u को आप 0 कर दो, तो ये क्या आ गया? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से आप चाहो तो t की वैल्यू निकाल सकते हो। t क्या आ जाएगा? t इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो इस t की जगह हम 2h अपॉन जी रख देंगे, रूट 2h अपॉन जी रखेंगे इक्वेशन 3 में। तो समीकरण 3 में हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? ये हमारा आगे लिख देते हैं। सो इक्वेशन 3 हमारी हो जाएगी x डैश इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी, और टी क्यूब था, टी क्यूब टी की जगह आ गया रूट ऑफ 2h अपॉन जी, तो 2h अपॉन जी पावर 3/2 कॉस लेमडा, ये मिल गया। तो एक्स डैश की वैल्यू हमको ये मिल गई, क्लियर है? तो एक्स डैश क्या आ गया? एक्स डैश आ गया, इसको मैं क्यूब कर देता हूं, सो देयरफॉर एक्स डैश इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा? 2 क्यूब का मतलब होगा 8, तो 8 अपॉन, इसको अंदर लेके जाते हैं, तो 9g पावर 1/2, 2 की पावर 3/2 था, तो 2 क्यूब पावर हाफ या 8 पावर हाफ, और इस 3 को आप रूट में ले गए इसलिए 9 बन गया, तो 9g। अब बचा हुआ एज इट इज लिख देते हैं, बचा क्या हुआ? h की पावर 3/2, और एक g यहां पर कैंसिल होगा, तो h की पावर 3/2, g यहां पर 3 पावर 3/2 था, तो एक g तो कैंसिल कर दिया, एक g को यहां पर छोड़ दिया है, तो g हट गया ओमेगा कॉस लेमडा। तो हमको x डैश का मान ये मिल गया है। तो किसी भी हाइट h पर से, अगर आप किसी भी हाइट h से अगर आपने बॉडी को छोड़ा है तो वो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, वो फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब सब कुछ लेमडा पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ गया? ये हो गया 10 द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट of the body due to Coriolis force, horizontal displacement of the body due to Coriolis force, ये हिंदी में मैं लिख देता हूं, Coriolis
बल के कारण वस्तु का क्षैतिज विस्थापन कॉरियोलिस बल के कारण वस्तु का क्षैतिज विस्थापन वो क्या आ गया, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट इन लैटिट्यूड लैम्डा या लैम्डा अक्षांश में लैम्डा अक्षांश पर, अब लैम्डा अक्षांश पर एक्स का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, यही रहेगा। तो ये क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू 8/9g पावर हाफ h⁻³ ओमेगा कॉस लैम्डा। क्लियर है। और अगर आपका लैटिट्यूड 0 हो या इक्वेटर हो, सेकंड पॉइंट, एट इक्वेटर निरक्ष पर निरक्ष की बात कर रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले में लैम्डा को 0 कर दो, जैसे आप लैम्डा को 0 करोगे cos 0 1 हो जाता है। तो एक्स डैश क्या आ जाएगा, तो एक्स डैश इज इक्वल टू 8/9g पावर हाफ h⁻³ ओमेगा। तो हमको ये मिल गया है। अब ये जो आपका फोर्स है, कॉरियोलिस फोर्स है या कॉरियोलिस बल है, आप एक्स डैश इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करिए, पर फोर्स के कारण ये क्या होगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा, और किधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट, उत्तर की ओर, सॉरी पूर्व की ओर। तो नीचे लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। हिंदी में क्या लिखोगे, यह सदैव पूर्व की ओर कार्य करता है। यह सदैव पूर्व की ओर कार्य करता है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। यहां पर हम आज का हमारा टॉपिक एंड करते हैं। आज हमने इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स पढ़ा है। किस केस में, अगर बॉडी आपकी ग्रेविटी के अंडर में या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में फ्रीली फॉलिंग है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, तो क्या होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे कंटेंट आपके फुल वर्जन में अवेलेबल है। कहां पर, ओनली ऑन सरस्वत एकेडमी प्ले स्टोर ऐप। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।